नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर संतोष मान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए आप। लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है। अरे एनडीए में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको अगर आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। देखिए शेर कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया है। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1 2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी, आरजेडी से आप एमएलसी बने तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले? क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है। लालू यादव से कोई बात? देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए बेहतर है। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। ठीक है जी, आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को देखने का जो आपका रुचि था, खासकर हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप तो चलिए हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जी भी जुड़ चुके हैं लाइव में, रवि भी सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव में। लेकिन सबसे पहले आसिफ जी आपके पास आऊंगा। एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को,
और जब हमने बातचीत की संतोष मांझी से, उनका यही कहना कि हाँ हमने दूरियां बना ली। एक बड़ा झटका, विपक्षी एकता एक तरफ, कवायद इसको लगाने में लगे नीतीश कुमार, लेकिन आज एक बड़ा झटका लग चुका है। आसिफ जी। देखिए बिल्कुल सागर, मैं इस वक्त एक्चुअली रास्ते में हूं और मैं बिहार सदन से वापस लौट रहा हूं, बिहार सदन की गहमा गहमी को समझने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बिहार सदन जो है वहां पे तमाम पॉलिटिकल लीडर होते हैं और वहां पे एक बात आप कह सकते हैं कि अगर पटना में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी सबसे पहली अगर आप कह लीजिए कोई खबर आती है, यहाँ डेवलपमेंट होता है तो बिहार निवास में होता है, बिहार सदन में होता है। मैं आपको बताऊं कि ये पहले से उम्मीद थी, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ये खबर आप ही ने पढ़ी थी और आपने भी एनालिसिस किया था कि जीतन राम मांझी अपने तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार के घर पहुंचे थे और सभी विधायकों से मिलकर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं नीतीश तमाम कार्यों से बहुत खुश हूं, नीतीश कुमार जी कभी कोई उल्टा और कुछ इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं, ना कोई ऐसा काम करते हैं, मैं उनके काम से इतना संतुष्ट हूं कि अगर वो लोकसभा में उन्होंने अगर सीट मुझे नहीं भी दिया तो भी यह गठबंधन जारी रहने वाला है। आप जरा सोचिए कि जब और उसके बाद कई ऐसी बातें रही हैं सागर और रवि, आप भी हैं, रवि लगातार बिहार को कवर भी करते हैं कि इस तरह की चीजें रही हैं कि जीतन राम मांझी रह के सरकार को चूटी काटने का काम करते थे। मैं अगर बिहार के लैंग्वेज में बात करूं और बिहार के पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसमें कहते हैं कि अगर आपको जब किसी को तकलीफ देना होता है तो आप थोड़ी सी चीटी काट दीजिए, आप थोड़े से ऐसे कर दीजिए कि वो उससे परेशानियां बढ़ जाए। और देखिए कहीं ना कहीं से जीतन राम मांझी ये इस मामले में बहुत माहिर रहे हैं। जीतन राम मांझी अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहती है तो उसमें कहीं भी किसी भी आंकड़े में जीतन राम मांझी कम नहीं रहे हैं। जीतन राम मांझी को जब भी जरूरत मिली है, जब भी उनको सहूलियत मिली है, वो तुरंत उन्होंने पाला बदलने में एक सेकंड भी देर नहीं किया है। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की किस तरीके की अहमियत है इस बात को समझिए कि 4 विधायक को लेके आए हैं और चारों विधायक को लेकर वो पहले नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं, पहले बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी बातें मान ली जाए, उनकी बातें तमाम तरह से सुलह सपाटा हो जाए। क्योंकि उन्होंने निकलने के बाद एक बात जो कही थी सागर, रवि आपको भी ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत सारे नहीं, लेकिन आशिफ जी आपने जो अभी एक लाइन बोली, जीतन राम मांझी को उम्मीद थी कि उनकी बातों को मान लिया जाएगा। मांझी साहब ये जान रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, एक विभाग पहले ही उनसे छीन लिया गया था, लगातार वो बताइए बदल के बयान देते थे, फिर भी उनकी कोई वैल्यू थी नहीं पार्टी में और इसीलिए पहले चर्चाएं थी इस बात की। आसिफ जी। देखिए निश्चित तौर पे सागर आप भी जानते हैं कि हर पॉलिटिक्स में ताकत की बहुत अहमियत होती है। आपके पास कितनी ताकत है इसकी सबसे बड़ी अहमियत होती है और इसी से आपका आकलन होता है और इसी से आपको वजूद आपका तय होता है। इस वक्त जीतन राम मांझी की ताकत किस तरह की आप समझ सकते हैं। अगर यही जीतन राम मांझी तब होते जब जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार चल रही होती, उस वक्त 4 विधायकों की बहुत जरूरत होती और उस वक्त अगर जीतन राम मांझी ने यह बार्गेन किया होता तो उनकी तमाम मांगों को पूरा कर लिया जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं सागर कि अब स्थिति बदल चुकी है। अभी इस वक्त कंफर्ट सरकार चल रही है क्योंकि इस सरकार में इस वक्त जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, तो इस तरह के तमाम दल हैं जिनके भरोसे सरकार में अभी मेजोरिटी भी है और संख्या बल में भी अब इस वक्त सरकार मजबूत है। लेकिन एक सवाल जरूर है, इस बात समझिए कि अगर ये आज ये घटनाक्रम हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको समझना होगा। रवि आप भी और सागर आप भी, क्योंकि 23 जून को विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी कवायद करने वाले हैं, बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं। आरजेडी और जेडीयू इसका सिरमौर बनना चाहती है, तो पीठ थपथपा रही है। उस वक्त अगर उनका एक सहयोगी उनसे नाराज होकर उनसे बिछड़ता है तो फिर विपक्षी एकता पे सवाल खड़े होंगे सागर। लेकिन अब तो 2 सहयोगी हो गए रवि, पहले उपेंद्र कुशवाहा को हमने देख लिया, अब तो मांझी जी भी उसी कतार में जुड़ गए हैं। लगातार ऐसा नहीं लग रहा कि जिस एकता को बढ़ाने के चक्कर में अपनों को खो रहे समय नीतीश कुमार, एक बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी। रवि। बिल्कुल सागर, देखिए जैसा आसिफ जी कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि महागठबंधन की एक तरफ कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी, उनके कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा देते हैं और उनके साथी जीतन राम मांझी की तरफ से अब रुख जो है बदलने लगा है। और बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो सबसे पहले जो सत्ता का जो मौसम होता है वो किस तरफ करवट लेगा, मौसम में बारिश होगी या फिर गर्माहट बदलेगा, ये बिहार बहुत जल्दी पकड़ लेता है और बिहार की तरफ से बता दिया जाता है। तो आप समझिए कि महागठबंधन की जहां एक तरफ बैठक हो रही, नीतीश कुमार पूरे देश भर में घूम रहे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी अच्छी खासी रिश्ते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता
जनता पार्टी के साथ है, उन नेताओं के साथ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं। पर उनके जो अपने जो साथी हैं, जो मौजूदा साथी हैं, जिनके साथ मिलकर नीतीश कुमार अपनी सरकार चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। और एक बात जो निकल कर आ रही है बिहार से, मान सम्मान की, कि मान और सम्मान नहीं मिल रहा है इस सरकार में, उनसे पूछताछ नहीं होता है, उनका जो हामी है वो नहीं लिया जाता है। और ऐसे में जब नीतीश के सहयोगी उनसे दूर हो रहे हैं तो एक बड़ा प्रश्न नीतीश कुमार के ऊपर खड़ा हो रहा है कि वो कैसे महागठबंधन की जो कवायद कर रहे हैं या महागठबंधन का जो विचार ला रहे हैं उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए पटना में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। हालांकि इस तरह की मीटिंग पहले कई वर्षों तक बिहार नहीं देखा है कि महागठबंधन की कोई मीटिंग हो और बिहार की राजधानी पटना में हो, पूरे देश भर के जो बड़े नेता हैं वो पटना पहुंचे इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बड़े नेता पूरे देश भर से बिहार के राजधानी पटना पहुंच रहे हैं तो नीतीश के सहयोगी ही नीतीश से क्यों नाराज होते जा रहे हैं। तो ये सवाल अब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, क्योंकि देखिए 24 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं और ये कहा जाए कि इसकी शुरुआत उठापटक और मौसम बदलने की जो शुरुआत है वो बिहार से ही शुरू हो गई। बिहार में नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि पटना में बुलाकर एक बहुत बड़ा माहौल बनाएंगे, पर उससे पहले माहौल बनना शुरू हो चुका है कि नीतीश के जो सहयोगी हैं वो आखिरकार नीतीश से क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों मान सम्मान नहीं मिला। तो कई सारे सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार को ही देना होगा कि एक तरफ आप महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं को बिहार बुला रहे हैं और आपके सहयोगी आपसे दूर होते जा रहे हैं और नाराजगी और बढ़ती जाएगी। अभी ये कहा जाए कि एक तरह से ये शुरुआत है और इसके बाद आप देखेंगे कि एक के बाद एक और भी कई नेता, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बिहार से बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बिहार सियासत को बहुत जल्दी भाप लेता है, समझ लेता है और प्रतिक्रिया देने में देर नहीं करता है कि प्रतिक्रिया क्या होगी, और प्रतिक्रिया निकल कर आने लगी है। अब प्रश्न नीतीश कुमार के ऊपर है, महागठबंधन के ऊपर है कि किस तरीके का ये महागठबंधन होगा। और ठीक है रवि, लौट कर आऊंगा, चर्चाएं जारी रखेंगे क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगातार जारी है। बीजेपी भी हमलावर है और अब चुटकी ले रही हैं अन्य पार्टियां भी। लेशी सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, उससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज भी जुड़ गए फोन लाइन पर। नीरज जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। नीरज जी 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है सर, उसके पहले आपको नहीं लगता कि जो 18 पार्टियां बैठक में शामिल हो रही हैं गलत संदेश जाएगा कि जो साथ में रहकर पार्टियां सरकार चला रही हैं वही अलग हो जा रही हैं सर? अब अलग होने का फैसला तो हर व्यक्ति को अधिकार है, और वैसे दौर में जब माननीय जीतन राम मांझी जी ने संकल्प लिया था, सार्वजनिक आप लोग भी चलाए थे कि मैं नीतीश जी के साथ जीते अंतिम दम तक रहूंगा। अब उनके पुत्र है संतोष मांझी जी, अब पिता के संकल्प को तोड़ दिए तो भाई उसका कौन इलाज है सर? ऐसे कसम तो आप लोग भी खाए थे कि बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसे कसमें वादे तो राजनीति में होते रहते हैं। चलिए लौट कर आऊंगा, हमारे एडिटर आशिफ इकबाल जी भी जुड़ गए लाइव में। आशिफ जी देखिए, ये गलत संदेश जाएगा कि नहीं? 18 दल शामिल हो रहे हैं लेकिन एक पार्टी का जो साथ में अलग होना। देखिए मैं आपको बताऊं सागर की नीरज जी बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझने वालों में से हैं, और आप ये कह लीजिए कि अगर बेबाक छवि का नेता जेडीयू में कोई है तो नीरज कुमार उसमें सबसे अव्वल दर्जे में होंगे। नीरज जी एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि जीतन राम मांझी का हृदय परिवर्तन बहुत जल्द हो जाता है? अभी जीतन राम मांझी जब मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार जी से और तमाम विधायकों को लेकर गए थे, उससे निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं मरते दम तक नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोकसभा में एक सीट दे या न दे। और आज संतोष मांझी ये कह रहे हैं कि मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी तो आपसे ये कहा गया था कि हम पार्टी को जेडीयू मर्ज कीजिए। क्या है सच्चाई? नहीं, अब ये बात तो आज बोल रहे हैं संतोष मांझी जी, तो जिस दिन मिले तो उस दिन क्यों नहीं बोले? इसके बीच में बार्गेन कर रहे थे क्या? और वैसे दौर में प्रभावित हो जाना, जब दलितों के बड़े नायक बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया गया और दलित समूह का व्यक्ति अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन गया है, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि संकल्प लिया है आपने और बार बार मीडिया के सामने बयान दिया, लेकिन मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जब से उन्होंने बोला कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं किया गया, तो हमको लग रहा था कि इनके मन में कहीं ना कोई भाव पैदा हो रहा है।
तो राजनीति तो अब दिल्ली जाने के लिए तो राजधानी भी खुलती है, तूफान एक्सप्रेस भी खुलती है। जिसको तूफान में चढ़ना है तूफान में चढ़ेगा, जिसको राजधानी में जाना है राजधानी नहीं में तो आजकल नीरज जी, आजकल लोग जहाज पकड़ लेते हैं। आप तूफान और राजधानी की बात आप ट्रेन की कर रहे हैं, लेकिन लोग तो जहाज भी पकड़ ले रहे हैं। तो क्या ये माने कि ये जहाज की तैयारी है? नहीं, जहाज तो डिग्री से भी ले आ रहा है लोग। अब तो सम्राट देखिए, 2 ही संकल्प इस देश में बिहार में लिया गया। एक वो सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने लिया था कि हम नरेंद्र मोदी की राजनीति को गढ़ देंगे, और दूसरा संकल्प जीतनराम मांझी जी। अब एक संकल्प तो टूट गया, अब दूसरा संकल्प का देखिए क्या भविष्य होता है। तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि जहां एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं, जहां इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, जहां अपनी ताकत में इजाफा करने की बात कर रहे हैं, वहां अगर ये साथी, चाहे जो भी इनकी वजह रही हो, ये साथी अगर आपसे बिछड़ते हैं तो ये भी तो बेहतर नहीं कहा जा सकता? इसमें तो तमाम जो आपके विरोधी हैं उनको मौका मिलेगा। आप पर निशाना साध रहे हैं वो तमाम बीजेपी के लोग अब शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को मौका में मिले, बीजेपी को सुविधापूर्ण स्थिति भी लगेगी तो स्वाभाविक है उनको तो ये अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में हमारी समझ से महागठबंधन का जो स्वरूप राष्ट्रीय विमर्श का है, तो तात्कालिक रूप से जीतनराम मांझी जी को आत्मसंतुष्टि हो सकता है कि भाई हम बहुत बड़ा निर्णय लेकर करके नरेंद्र मोदी के डूबते हुए जहाज में मददगार हुए हैं। लेकिन लोग तो सवाल ये पूछेंगे। राष्ट्रीय प्रारूप की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हमारे रिपोर्टर हैं और बहुत कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से नजर रखते हैं रवि सर्राफ। रवि, ये बताइए कि इसका क्या असर पड़ने वाला है? कुछ आप जो बैठक बड़ी होने जा रही है, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस के वहां कांग्रेस कार्यालय में है, बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, उनके बीच में क्या चर्चा है जीतनराम मांझी को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सवाल उठेगा कि जब आपके सहयोगी ही आपके पास नहीं टिक पा रहे हैं, आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर किस तरीके का आप महागठबंधन बनाने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बातें निकल कर आती है कि बिहार सियासत को बहुत जल्दी भाप लेता है, तो क्या जीतनराम मांझी ने सियासत को भाप लिया कि मौसम में क्या होने वाला है, गर्मी बढ़ने वाली है, बारिश होने वाला है या फिर ठंडा पड़ जाएगा? जीतनराम मांझी ने लगता है बहुत जल्दी भाप लिया, क्योंकि 24 चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और सवाल उठने लगा है। और कांग्रेस पार्टी भी इन तमाम परिस्थितियों पर नजर बनाई हुई है कि नीतीश कुमार कितना सफल होते हैं, क्योंकि इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी राजनीति में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका मिला है और उसकी कोशिश वो चलिए सवाल के जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, तमाम बड़े नेताओं को पटना बुला लिया जाए की बात आ रही है, क्या इस तरह की चीजें अगर होंगी तो असर नहीं पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, कांग्रेस सहित वामपंथी दल सहित तमाम राजनीतिक दल इसके पक्षधर हैं जी। अब तो 23 जून को देखिएगा ना कि जीतनराम मांझी जी का कितना प्रभाव है, उनके कहने पर कौन कौन दल नहीं आएंगे, ये तो 23 जून को पता चलेगा। मान लीजिए कि आप अलग हुए तो आपका प्रभाव होगा ना भाई, आपके प्रभाव से कहाँ महाराष्ट्र के अंदर प्रभाव पड़ता है, बंगाल में प्रभाव पड़ता है, इनकी नाराजगी से दूसरे राजनीतिक दल प्रभावित हो जाए। अच्छा, अचानक क्या हो गया नीरज जी? अचानक ऐसा क्या हो गया इनको, जबकि ये जानते हैं कि इनके जाने से सरकार पे खतरा नहीं होगा? उस वक्त अगर इस तरह कदम उठा रहे हैं, अगर क्योंकि आप बिहार की राजनीति को आप बेहतर समझते हैं, जरा समझा सके हम लोगों को। देखिए, राजनीति में मुद्दों के प्रति, संघर्ष के प्रति कमिटमेंट बड़ी मुश्किल होता है, हर आदमी के लिए संभव नहीं होता है। और उस दौर में जब हम ही को सब कुछ चाहिए, हमारे परिवार को चाहिए, हमको चाहिए, क्या मांग रहे थे? अब वो नहीं मालूम, जो मीडिया में खबरें चलती है वही हम लोग के सामने थोड़ी। अरे नीरज जी, आप मीडिया को खबर देने वालों में से हैं, आप पूर्व मंत्री रहे हैं, INB मिनिस्ट्री देखी है आपने, अब ये आप हम लोगों से जरा बता दीजिए, कम से कम हमारे लिए भी बिग ब्रेकिंग हो जाएगी नीरज जी, कम से कम JDU की तरफ से ये भी तो खुलासा हो, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी मर्जर की बात आ रही थी। पार्टी मर्जर की बात आ रही थी तो मैंने सोमवार को खुलासा किए, मुख्यमंत्री जी से मिले हुए 12 दिन हो गया था, तब 12 दिन तक डाइजेस्ट कैसे हो गया भाई? खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है, बात डाइजेस्ट हो जाएगा राजनीति में? 12 दिन तक आप चुपचाप रह गए, ये सब बेतुका बात है। बात कुछ होगा जो अपना उनका शर्त होगा, उस शर्त का अनुपालन महागठबंधन के घटक दल असहमत होंगे उससे। बिल्कुल सागर, तो आपने समझा, इसलिए नीरज जी, क्योंकि नीरज जी बेबाक छवि के नेता हैं और तमाम बातों को बहुत बेबाकी से कहते हैं, बिना लाग लपेट के। देखिए, जिसके साथ रहते हैं बहुत खुल के बात करते हैं, और INB मिनिस्टर रहे हैं, बिहार की मीडिया को भी समझते हैं और मीडिया की बारीकी हुई दी हुई सूत्रों को भी समझते हैं, इसलिए बड़े परत दर परत ये खुलासे कर रहे हैं। सागर, देखिए, हर एक फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है नीरज जी।
पहली वजह ये सामने आ रही है कि तवज्जो नहीं दी जाती थी, दूसरी वजह ये आ रही है आप लोगों ने एक विभाग छीन लिया, तीसरी वजह ये आ रही है आप लोगों ने 23 तारीख वाली बैठक में नहीं बुलाया, चौथी वजह ये आ रही है कि आप लोग पार्टी में उनका विलय करवाना चाहते थे, और पांचवी वजह ये भी बता रहे हैं साहब कि बताइए हम नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे। हमें ना तो बुलाया गया, ना तो हमें तवज्जो दी गई, और इसके साथ ही साथ जो भी फैसला होता है आप लोग छोटे दल को समझते नहीं है, केवल आरजेडी और जेडीयू के लोग ही करते हैं। क्यों सर, 5 मैंने बातें बता दी, आपको क्या लग रहा है नीरज जी? जो सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस ने तो ऐसी भावना कभी व्यक्त नहीं किया, माले ने तो कभी नहीं व्यक्त किया, जो बस जीतन राम मांझी जी ने किया। तो वो राजनीतिक दल नहीं है, उनकी भूमिका नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज कि भाई आपके पुत्र, आपके विधायक भी थे 4। नहीं देखिए नीरज जी अभी आपने ये बात बोली है। पूरी बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नीरज जी, एक बात सुन लीजिए जी। आपके 4 विधायक हैं, तो आपने अपने पुत्र को ही मौका दिया, जो डायरेक्ट एमएलए थे उनको तो मौका मिला नहीं। तीसरी बात है कि भाई उनका टेन्योर पूरा हो रहा था, मन में क्या था, एक्सटेंशन चाहते थे। चौथी बात, राजनीतिक दल को निमंत्रण देने का अधिकार तो राष्ट्रीय नेतृत्व को होता है। तो आप पहले ही आप कोई शर्त रखिए, भोज का निमंत्रण मिले, अब भोज खाने के निमंत्रण के पहले ही कहिए कि ये सब खाना मिलेगा तब हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये तो राजनीति का कमिटमेंट कमजोर होना है कि भाई अभी महागठबंधन में बात हो रही है सीट शेयरिंग का, अभी तो कहीं सीट शेयरिंग का, तो विपक्षी एकता की बात हो रही है। इसी बीच में आप कहिए कि हमको, जो मीडिया में बयान आया कि हमको इतना सीट चाहिए, क्या मतलब इसका है? इसका मतलब जो बड़ी लड़ाई है उसको आप सीटों की संख्या में निर्धारित करना चाहते हैं, यह बड़ी लड़ाई को कमजोर करना हुआ या परोक्ष रूप से। चौथी बात, अभी तो दिल्ली का जलवा दूसरा है ना, कुछ प्रभाव हुआ बहुत तरह से देते रहते हैं ये लोग। तो नीरज जी, आपको क्या लगता है कि इनके जाने का कोई असर पड़ेगा सरकार पे? आप लोग इस पर मंथन करेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये चले गए तो अच्छा ही हुआ? देखिए, जाना आना तो ट्रांसफर पोस्टिंग आते जाते रही है, डिपार्चर और इसका मामला, उसके लिए बहुत चिंता नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो जहाज पकड़ने वाले हैं। जहाज में तो आदमी कहाँ मिलेगा भाई, जहाज में तो लिमिटेड सीट है, ट्रेन में तो 4 विधायक हैं उनके पास, जहाज रहेगा उनका पास, रखे जहाज अपना, जहाज को कमल में घुसा देंगे, कमल भी मुरझा जाएगा। हिट वेव चल रहा है। सागर, समझा आपने कितनी बारीकी से तमाम चीजें नीरज जी ने समझा दिया, क्योंकि प्रेस वार्ता के बाद, क्योंकि हमने संतोष सुमन से भी बात किया था, और हम अब नीरज कुमार के जरिए जेडीयू की भी लाइन लेंथ हमने समझ ली कि आखिर ये लोग पार्टी क्या चाहती है। सागर, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ जी आपका, नीरज जी आपका, रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन न्यूज इंडिया ने सबसे पहले बातचीत की थी आज के दिन इस्तीफे के बाद, वहां पर उन्होंने यही कहा कि कई बड़ी वजहें हैं जहां पर बात बिगड़ गई और इसीलिए पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में जेडीयू को क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।